मैं ईश्वरदन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार राजस्थान अंडर 24/7 पर। और टाइम हो चला है अपनी पॉस्को की क्लास का। कल हमने धारा 3, धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 8 पढ़ ली थी। ठीक है ना। आज हम 11 और 12 धारा पढ़ेंगे। हमने पेनिटेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में देखा। हमने प्रवेशन लैंगिक हमला और गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात की, और सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में बात की। और आज हम लैंगिक उत्पीड़न सेक्सुअल हरेसमेंट के बारे में बात करेंगे। धारा 11 के अंदर सेक्सुअल हरेसमेंट की सीमाओं के बारे में बताया गया और धारा 12 में उसकी सजा को तय किया गया है। यहां पर हम देखते हैं कि जब कोई यौन आशय से सेक्सुअल हरेसमेंट की बात कर रहे हैं, कोई शब्द आवाज संकेत करता है या कोई ऐसी वस्तु शरीर का अंग प्रदर्शन करता है, कोई गंदा इशारा कर दे, कोई आवाज लगा दे, गंदी गाली बके, है ना, रुक करके बच्चा और उसके शरीर या उसके शरीर के किसी अंग को दिखाने को कहता है ना, बोल करके कि ये दिखा ये दिखा। ठीक है। अश्लील लेखन के प्रयोजन से कुछ लिख देता है, या सीधे ही या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल या किसी अन्य तरीके से जरिए बच्चे के बार बार लगातार पीछा करता है और देखता है, गंदे मैसेज भेजना, ये सेक्सुअल हरेसमेंट के अंतर्गत आता है। मीडिया के किसी भी रूप में यौन कार्य में बच्चे के शरीर के किसी अंग, बच्चे की अलिप्तता को इलेक्ट्रॉनिक फिल्म या डिजिटल या किसी अन्य तरीके से जरिए वास्तविक काल्पनिक चित्रण का उपयोग करता है, धमकी देता है कि मैं ये तेरे फोटो जाहिर कर दूंगा, ये दिखा दूंगा, वो दिखा दूंगा, इस तरीके से। ठीक है ना। अश्लील साहित्य प्रायोजन यौन संतुष्ट के लिए बच्चों को फुसलाता है, अश्लील साहित्य पढ़ने को देता है कि ये पढ़ो ये पढ़ो। ठीक है ना। ठीक है ना। तो वह लैंगिक उत्पीड़न सेक्सुअल हेरेसमेंट का अपराध करता है। ठीक है। किसका अपराध करता है? सेक्सुअल हेरेसमेंट का अपराध करता है, इसे सेक्सुअल हेरेसमेंट के अंदर गिनते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है धारा 12 के अंतर्गत अगर हम बात करें, 3 साल तक की सजा या जुर्माना, 3 साल तक की सजा या जुर्माना इसके अंतर्गत जो है वो हो सकता है। ठीक है। धारा 12, तो धारा 11 में सेक्सुअल हरेसमेंट बताया है। ठीक है ना। इसके अंदर छू नहीं रहा है बच्चे को, लेकिन मैसेज भेज रहा है, पीछा कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है ना, उसको कुछ अश्लील साहित्य पढ़ने के लिए दे रहा है, उसके फोटो को जो है वो बदलाव करके कहीं लगा देना, है ना। तो 3 साल की सजा इसके अंतर्गत है। आ जाए आगे। ठीक है। हाँ। अश्लील उद्देश्य के लिए बच्चे को उपयोग करने के अपराध के लिए सजा, तालिका 1 में पॉक्सको 2012 की स्थिति और पॉक्सको 2019 में जो बिल आया, जो कि 2020 के अंदर लागू हो गया, उसकी स्थिति हम देख रहे हैं। अश्लील प्रायोजन के लिए बच्चों का उपयोग, अधिकतम 5 वर्ष की सजा। जब बिल अपडेट हुआ तब भी न्यूनतम 5 वर्ष की सजा थी, है ना। अश्लील उद्देश्यों के लिए बच्चों का उपयोग जिसके परिणाम स्वरूप परीक्षात्मक यौन हमला, मतलब पेनिट्रेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के लिए पहले अधिकतम 10 वर्ष की और आजीवन कारावास था, फिर 10 वर्ष और 16 वर्ष से कम उम्र बच्चे के लिए 20 वर्ष की सजा बढ़ा दी गई यहाँ पे, और आजीवन कारावास यहाँ पर भी रखा गया। ठीक है। अश्लील उद्देश्य के लिए बच्चे का उपयोग जिसके परिणाम स्वरूप यौन उत्पीड़न होता है, आजीवन कारावास, न्यूनतम 20 वर्ष, अधिकतम आजीवन कारावास या मौत तक की सजा। मौत तक की सजा जो है, अगर यौन उत्पीड़न हो रहा है, बच्चे का उपयोग हो रहा है अश्लील उद्देश्यों के साथ में, ठीक है ना, तो 20 वर्ष से लेकर आजीवन मौत की सजा भी दी जा सकती है। अश्लील प्रायोजन के लिए बच्चे का उपयोग जिसके परिणाम स्वरूप यौन उत्पीड़न होता है, न्यूनतम 6 वर्ष, अधिकतम 8 वर्ष, न्यूनतम 3 वर्ष। पहले ये 6 और 8 थे, अब इसको 3 और 5 घटा दिया गया है यहाँ पे। ठीक है। अश्लील उद्देश्य के लिए न्यूनतम 8 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष, न्यूनतम 5 और 7 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है। ये दोनों मंत्रों है, इसका मैं पीडीएफ शेयर कर चुका हूँ ग्रुप्स के अंदर। ठीक है ना। अब आगे पढ़ लेते हैं, फिर आखिर में इन दोनों का मैं रिवीजन भी करा दूंगा आपको। ये आज का अपना है ना। तो सेक्सुअल हरेसमेंट जो है वो धारा जो है वो अपने 11 के अंतर्गत, और सजा जो है वो 12 के अंतर्गत इसकी परिभाषित की गई है। 11 में सेक्सुअल हरेसमेंट, आपसे सेक्सुअल हरेसमेंट का क्वेश्चन पूछे, धारा 11 में सेक्सुअल हरेसमेंट है। ठीक है ना। और 12 के अंदर इसकी सजा तय कर दी गई है 3 साल। चले भाई। धारा 13, अश्लील साहित्य के प्रायोजन से पोर्नोग्राफी। बाल का उपयोग, अगर कोई व्यक्ति यौन सुख पाने के लिए किसी बालक का प्रयोग पोर्नोग्राफी अश्लील साहित्य चलचित्र के लिए करता है, तो ऐसा व्यक्ति किसी बालक के अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए उपयोग करने के अपराध का दोषी होगा, और पोर्नोग्राफी उद्देश्य, है ना। तो यहाँ पर किसी बालक से किसी पॉर्न फिल्म में काम करना है, किसी पोर्नोग्राफी के अंदर उसका यूज करना, उससे अपनी जो है वो सुख, जो उसके दिमाग की बीमारी बन चुका है, उसको यौन सुख को प्राप्त करना, ठीक है ना, यहाँ पर जो है वो एक अपराध माना जाएगा। और उसके तहत धारा 14 में जो है वो 5 साल की सजा से लेकर के जुर्माना, और दोबारा वही अपराध करने पर मतलब वापस सजा मिल सकती है।
अगर आपने अपराध पुनः किया तो पुनः आप जो है कन्विक्ट होंगे, वापस आपको सजा दी जाएगी, है ना। तो 7 साल की, पहली बार में 5 साल की सजा जुर्माना, अगर वापस अपराध किया, वापस कोई जाकर किसी अश्लील साइट पे बच्चों का पोर्नोग्राफिक कुछ देखा, तो फिर 7 साल की सजा दूसरी बार में। टीवी चैनल्स हो गए, विज्ञापन हो गए इंटरनेट के माध्यम से, किसी इलेक्ट्रॉनिक या मुद्रित प्रारूप प्रिंटेड फॉर्मेट द्वारा प्रसारित कार्यक्रम या विज्ञापन, चाहे ऐसे कार्यक्रम विज्ञापन या आशय व्यक्तिगत आयोग या वितरण के लिए हो, कार्ड हैं, कोई अश्लील साहित्य जैसे बच्चों के नग्न तस्वीरें वगैरह हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आगे दांत में कुछ लग गया शायद, पता नहीं क्या हुआ। हाँ, ठीक है। तो इसके अंदर जो है, अगर पोर्नोग्राफी में है तो 5 साल की सजा, जुर्माना, और अगर दोबारा ऐसे कुछ देखा तो 7 साल की सजा है। धारा 15, पोर्नोग्राफी अश्लील साहित्य चलचित्र की सामग्री का संग्रहण कर रहा, अगर संग्रह किया जा रहा है, जब कोई व्यक्ति ऐसी किसी अश्लील सामग्री को जमा करता है, अपने पास रखता है, या बच्चा शामिल है, या उस सामग्री को हटाने या नष्ट करने या रिपोर्ट करने में विफल रहता है, या जब कोई व्यक्ति सामग्री आगे प्रेषित करना है, उसको प्रचार करने के लिए जमा करता है, कोई वीडियो है बच्चे का, किसी ने जबरदस्ती बनवा लिया, उसको प्रसारित कर रहा है, उसको अपने पास रख रहा है, ठीक है ना, या व्यवसायिक प्रायोजन से उससे पैसे कमाने का प्रयास कर रहा है, तो फिर जो है उसके लिए सजा का प्रावधान है। 5,000 रुपए का जुर्माना, दूसरा अथवा उसके बाद अपराध किए जाने पर, पहली बार अपराध किया तो 5,000 जुर्माना, दूसरी बार अपराध किया, इस तरह की पोर्नोग्राफी को फैलाया व्हाट्सएप के जरिए या किसी टेलीग्राम के जरिए कुछ किया, तो फिर 10,000 का जुर्माना दूसरी बार में, ठीक है। 7 जुर्माने के साथ 3 साल की सजा का कारावास मिल सकता है, और अगर पहले अपराध में 3 से 5 साल तक की सजा और दोबारा अपराध करने पर 7 साल की सजा। तो अगर आपने किसी वीडियो को प्रसारित किया, फैलाया, तो 5,000 10,000 का जुर्माना, साथ में 3 साल वापस किया तो 7 साल की सजा आपको यहाँ मिलेगी, और 10,000 रुपये जुर्माना। तो धारा 15 के अंदर पोर्नोग्राफी और उसके उसको फैलाव को लेकर, उसके शेयरिंग को लेकर के आपको सजा मिलेगी, और धारा 16 के अंदर उसकी सजा तय कर दी गई है, ठीक है। चले भाई, धारा 17, किसी अपराध के लिए उकसाना, उपरोक्त किसी भी अपराध के लिए उकसाना भी एक अपराध है, यदि कोई दुष्प्रेरित काम उकसाने के बाद किया तो दंडनीय अपराध। किसी को उकसा दिया आपने कि वो इस तरह की हरकत करे, बच्चे का शोषण करे, तो फिर धारा 17 के अंतर्गत जो है कार्रवाई की जाएगी, है ना। उस सजा के लिए दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए प्रदान की गई है। जो भी, मान लो किसी ने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट करने के लिए किसी को उकसाया, और उसने पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट कर लिया, तो 10 साल की सजा, आजीवन कारावास। 16 साल से कम बच्चा है तो 20 साल की सजा, आजीवन कारावास दे दिया जाएगा। सेक्सुअल हेरेसमेंट किया गया तो 3 साल की सजा दे दी जाएगी, 5 से 7 साल की सजा, जो भी अलग अलग प्रावधान है बिंदु तहत। तो अगर अपने अपराध करने के लिए उकसाया, या मान लो कि एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, गुरुत्वर प्रवेशन, लैंगिक हमले के लिए आपने किसी को उकसाया, और उसने वो लैंगिक हमला किया, किसी व्यक्ति ने उकसाया और किसी व्यक्ति ने अगर वो किया, तो फिर 20 साल की सजा या आजीवन कारावास या मौत की सजा भी मिल सकती है ना। तो धारा 18, किसी अपराध को करने का प्रयास, जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध को करने का प्रयास करता है, किसी अपराध को करवाता है, तो ऐसे प्रयास अपराध करने हेतु कोई कार्य करता है तो ये दंडनीय है। अगर कोई इस तरह का प्रयास प्रयास भी करता है, अगर अपराध नहीं किया, केवल प्रयास किया, या किसी भूमिका में है, या कोई योजना बनाई है, तब भी वो दंडनीय होगा, धारा 18 के अंतर्गत। धारा 21, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत होने वाले किसी अपराध की सूचना नहीं देना। कोई अपराध हुआ और आपने सूचना दी, आपको पता था, आपकी नजर में हुआ, ठीक है, और आपने इसकी सूचना नहीं दी, जबकि आपको ये सब पता था, ठीक है, तो फिर आपके खिलाफ जो है वो क्या होगी, कार्रवाई होगी। ओके। धारा 22, कोई व्यक्ति, धारा 3 प्रवेशन लैंगिक हमला, धारा 5 गुरुत्व प्रवेशन लैंगिक हमला, धारा 7 लैंगिक हमला, धारा 9 गुरुत्व लैंगिक हमले के अधीन किए गए किसी अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति के विरुद्ध उसको अपमानित करने, धमकाने या उसके मानहानि के उद्देश्य से के बारे में झूठ बोलने या झूठी सूचना देने, यदि झूठी शिकायत दर्ज की गई है, यदि कोई बालक नहीं होते हुए भी किसी बालक के विरुद्ध कोई झूठी बात बोली गई है, अगर झूठा अपराध दर्ज किया गया है, तो इसके अंतर्गत आपको 6 मास तक का कारावास और जुर्माना, और दोनों में दंडित कर दिया जाएगा धारा 22 में। झूठे आरोप में धारा 3, धारा 5, धारा 6, धारा 7 के अंतर्गत, जिसके अंदर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हेरेसमेंट एंड केवल सेक्सुअल असॉल्ट के झूठे आरोपों में अगर दर्ज कराया गया, झूठी शिकायत दर्ज कराई गई, तो लगभग 6 माह का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकता है, ठीक है। धारा 23, कोई व्यक्ति
जो बालक के संबंध में किसी भी प्रकार की रिपोर्ट या टीका टिप्पणी करता है जिससे बच्चे की प्रतिष्ठा का हनन या उसकी गोपनीयता का उल्लंघन होता है, या मीडिया किसी रिपोर्ट में बच्चे की पहचान जैसे कि नाम, पता, चरित्र उजागर कर देती है तो सजा होगी 6 मास व 1 वर्ष तक का कारावास। किसी बच्चे के खिलाफ कोई बहुत ही जघन्य लैंगिक हमला और उसका नाम मीडिया में उछाल दिया गया, समाज में उसकी बेइज्जती होगी, ठीक है ना। और कई बार तो ऐसे भी केस सामने आए कि नाम उजागर कर दिया गया और उस बच्चे या बच्ची ने आत्महत्या कर ली, उसके बाद में झेल नहीं पाए उस बदनामी को, तो उसके अंदर जो है वो 6 माह से लेके 1 वर्ष तक का कारावास, धारा 23 के अंदर, ठीक है। इसका शॉर्ट टर्म लेके आऊंगा, इसका जो है ना, इस पूरे का जो नेक्स्ट मैराथन करूंगा ना, वो मैं अटैच करूंगा एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड प्लस पॉस्को, ठीक है ना। तो एक एक लाइन में अपन इसको अपन वहां पर भी एक बार रिवीजन करा दूंगा आपका ना। वैसे तो काम पूरा करवा दिया मैंने। इस अधिनियम के तहत सभी अपराधों को गंभीर अपराध माना जाता है। ऐसे अपराध गैर जमानती और सहसंज्ञ होते हैं। गैर जमानती नॉन बेलेबल वारंट है, 6 महीने तो बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, 6 महीने के अंदर गए, नॉन बेलेबल है, बेल नहीं मिल सकती, नॉन बेलेबल है। तो लैंगिक हमले जितने भी हैं पॉस्को के अंतर्गत, ये मान लो गैर जमानती है, नॉन बेलेबल है और संज्ञेय है भाई, और सत्र न्यायालय में होगी सुनवाई। तो धारा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, है ना, 19, 21, 23, ये सब धाराएं इसके अंतर्गत रखी गई हैं। 19 नहीं, मीडिया होटल लॉन्च, मीडिया के लिए धारा 23, मीडिया के लिए रिपोर्ट करने के लिए मीडिया स्टूडियो फोटो चित्रण की सुविधाएं बाध्यता। मीडिया होटल लॉन्च अस्पताल क्लब स्टूडियो फोटो चित्रण संबंधी विषयों का काम करने वाला कोई भी व्यक्ति यदि पाता है किसी भी वस्तु सामग्री या किसी भी माध्यम से किसी बच्चे का यौन शोषण हो रहा है तो वह उसकी जानकारी विशेष किशोर पुलिस यूनिट को, स्थानीय पुलिस को कराएगा। मीडिया पर भी जिम्मेदारी सौंपेगी, उसको उनको पता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत प्रभाव से पुलिस को सूचित करेंगे। धारा 23 में ये बाध्यता की गई है मीडिया के लिए। बच्चों के समुचित विकास और उसके सम्मान को बनाए रखने के लिए न्यायिक प्रक्रिया के सभी चरणों और उसकी गोपनीयता के अधिकार को सुरक्षित करना जरूरी है। मीडिया पे जिम्मेदारी की उनकी गोपनीयता को सुरक्षित रखे, न्यायिक प्रक्रिया को सुरक्षित रखे, लोगों के सामने हर बात को ना जिक्र करने लग जाए, ठीक है ना। बालक के सामने किसी प्रकार की रिपोर्ट या टिका टिप्पणी उस बच्चे की प्रतिष्ठा का हनन, उसकी गोपनीयता उल्लंघन होता है तो मीडिया को पूर्ण और प्रामाणिक जानकारी के बिना किसी भी रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। किसी भी हाल में बच्चे की आइडेंटिटी क्लियर नहीं की जाएगी सबके सामने, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। और कोई भी खबर तभी दी जाएगी जब वो 100% प्रमाणिक होगी, 100% प्रमाणिक खबर होगी तभी जाकर के सूचना आगे प्रेषित होगी, वरना नहीं होगी। मीडिया की किसी भी रिपोर्ट से बच्चे की पहचान जैसे कि नाम, पता, चित्र, पारिवारिक विवरण, विद्यालय, पड़ोस या अन्य किसी विचरण का खुलासा नहीं होना चाहिए। धारा 23 में मीडिया पर जिम्मेदारी, अगर ऐसा हुआ तो कार्रवाई हो जाएगी। 6 वर्ष से लेकर के 6 माह से लेकर 1 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों है इसके अंदर, व्यवस्था दोनों दी गई है। बालक के बयान दर्ज किए जाने की प्रक्रिया है। पुलिस द्वारा बच्चे का बयान दर्ज किया जाना धारा 24 के अंतर्गत, बच्चे के बयान और को उसके घर पर ही किया पर ही या उसकी सुविधा के स्थान पर एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा जो कि उप निरीक्षक के पद से नीचे नहीं होगी रिकॉर्ड किया जाएगा। लड़के के मामले में पुलिस अधिकारी भी हो सकता है, तो लड़की के मामले में एक लेडी इंस्पेक्टर होनी चाहिए पुलिस उप निरीक्षक के पद पर। सब इंस्पेक्टर से नीचे का पद नहीं होगा, नीचे नहीं होगा, सब इंस्पेक्टर से का नीचे का पद नहीं होगा। अगर लड़की का बाल शोषण हुआ है, अगर लड़की का लैंगिक शोषण हुआ है और लड़के का हुआ है तो फिर वो पुरुष जो मौजूद होगा वहां पे। बच्चे की बात को रिकॉर्ड करते समय पुलिस पदाधिकारी वर्दी में नहीं होंगे, ड्रेस में नहीं होने चाहिए पुलिस पदाधिकारी, किसी भी हिसाब से वर्दी में नहीं होंगे, है ना। बच्चा घबरा सकता है, डर सकता है। जांच अधिकारी सुनिश्चित करेगा किसी भी समय किसी भी प्रकार की अभियुक्त बालक के संपर्क में ना आए। बच्चे को बिल्कुल सिक्योर रखना है, ऐसा नहीं कि अभियुक्त उसको प्रभावित करें, डराएं, धमकाएं। कई होते हैं ना दबंग होते हैं, इस तरह का यौन शोषण करने के बाद में उस परिवार का शोषण करते हैं, दबाते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, इसकी व्यवस्था भी की गई है कानून में। किसी बच्चे को किसी भी परिस्थिति में रात को थाने में नहीं रखा जाएगा, बिल्कुल नहीं रखना है रात को थाने में, याद रखना। बच्चे को किसी भी तरह से हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए, है ना। वो वैसे ही बहुत डरा हुआ है, वो वैसे ही बहुत परेशान है, ठीक है। साथ में बात करें, पुलिस अधिकारी ध्यान रखेगा कि बच्चे की पहचान जनता मीडिया में जाहिर ना हो तथा न्यायालय के आगे के बिना बच्चे के संबंध में जानकारी नहीं दी जाएगी। सीधी सी बात, न्यायालय के आगे है कि बच्चे के बारे में जानकारी नहीं दी जाएगी, धारा 23 में सजा तय हो जाएगी, नहीं वरना, ठीक है। चलना भाई, न्यायाधीश द्वारा बच्चे का बयान दर्ज किया जाना धारा 25 में। धारा 25 में क्या है, नोटशीट अच्छी है, बेहतरीन नोटशीट बनी है, बताओ बढ़िया नोटशीट है ना। मैंने कल वाली नोटशीट भी ग्रुप्स में डाल दी थी, अड्डा 24/7 के मेरी जो कम्युनिटी ज्योग्राफी बाई ईश्वरदन उस पर भी डाल दी थी, और आज की भी मैं क्लास के बाद डाल दूंगा। आप इस नोटशीट को बैठ के पढ़ोगे, आपको बड़ा मजा आएगा, है ना।
ठीक है ना, आसान सरल और अपडेटेड 2020 का जो अपडेशन उसके साथ में मौजूद है ये शीट। न्यायाधीश बच्चे द्वारा बोले अनुसार ही बयान दर्ज करेगा। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 74 के अनुसार किसी भी समाचार पत्र, पत्रिका, ऑडियो, वीडियो, मीडिया या किसी संवाद के माध्यम द्वारा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे अथवा पीड़ित या साक्षी बच्चे के संबंध में जांच, अन्वेषण, न्यायिक कार्रवाई के तहत बच्चे की पहचान जैसा कि बच्चे का नाम, पता, फोटो, किसी भी विवरण को उजागर प्रकाशित करना निषेध है। हर हाल में निषेध किया जाएगा। आपको आ जाए तो निषेध है। बच्चे के बारे में कोई भी सूचना रिलीज नहीं की जाएगी। ठीक है ना, धारा 23 के अंतर्गत धर लिया जाएगा, उठा करके अंदर डाल दिया जाएगा। है हाँ। बच्चे की पहचान को प्रकट करने वाले व्यक्ति को 6 माह की सजा अथवा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, दोनों से दंड दिया। 6 माह से लेकर 1 लाख तक का जुर्माना। बच्चे का बयान दर्ज करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान धारा 26 में, जो धारा 25 में न्यायाधीश के सामने जो बयान दर्ज होगा उसके बारे में वार्तालाप जो है यहाँ पर स्पष्ट की गई है, बात की गई है। ठीक है, चले भाई, अब बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पर बयान दर्ज करने के अतिरिक्त कौन कौन से प्रावधान है, धारा 26 के अंदर अतिरिक्त प्रावधानों के बारे में बात है। न्यायाधीश या पुलिस अधिकारी बच्चे का बयान माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति जिस पर बच्चे को भरोसा है कि मौजूदगी में, तो जो माता पिता हो सकते हैं, गार्जियन होते हैं बच्चा के, कि नहीं वो होने चाहिए, मेरे चाचा मौजूद होने चाहिए वहाँ पे, मेरा भाई मौजूद होना चाहिए, मेरी बहन मौजूद होना चाहिए, मेरी माँ मौजूद होनी चाहिए, उसकी मौजूदगी में बयान दर्ज होगा। जहां तक आवश्यक हो, न्यायाधीश या पुलिस अधिकारी एक अनुवादक या एक दुभाषी की सहायता ले सकते हैं। अनुवादक होना चाहिए, भाषा का अंतर हो सकता है, कोई केरल का हो सकता है, बंगाल का हो सकता है, कोई अंग्रेजी बोले, हिंदी बोले, किसी के खिलाफ भी अपराध हो सकता है ना। अपराधी भाषा या क्षेत्र देख के तो अपराध करेगा नहीं। ठीक है, तो एक दुभाषा होना चाहिए। अगर बच्चा सुनने, बोलने, देखने आदि में असमर्थ हो तो ऐसे विशेष शिक्षक से मदद ली जाएगी जो बच्चों से की बात समझ सके। हो सकता है ना बच्चा बच्चा देख नहीं पाता हो, बच्चा दिव्यांग हो, दिव्यांगों के साथ भी ऐसी घटनाएं बहुत होती हैं। ठीक है, सुन नहीं पाता हो, देख नहीं पाता हो, बोल नहीं पाता हो, और उसके साथ ऐसा कोई घटना हो गई है, तो उसके हाव भाव को समझने वाला वो विशेषज्ञ शिक्षक वहां मौजूद होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वैसे छाट छाट के लाया हूँ तो सब इंपॉर्टेंट ही है ना, टू द पॉइंट है। जहां संभव हो वहां न्यायाधीश और पुलिस अधिकारी सुनिश्चित करें कि बालकों का कथन और श्रव्य दृश्य माध्यम से सहायक व्यक्ति की उपस्थिति में रिकॉर्ड किया जाए। ऑडियो और वीडियो दोनों की प्रॉपर रिकॉर्डिंग हो। ठीक है, बालक की चिकित्सा परीक्षा धारा 27 के अंदर दे रखी है। जिस बालक के साथ यौन अपराध हुआ है उसकी चिकित्सीय जांच होनी चाहिए, चाहे एफआईआर की गई हो अथवा नहीं। अगर पीड़ित व्यक्ति की बच्ची है तो मेडिकल जांच महिला डॉक्टर द्वारा की जाएगी, है ना, अगर महिला है तो। बच्चे की मेडिकल जांच माता पिता अभिभावकों की उपस्थिति में की जाएगी। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो उस व्यक्ति की उपस्थिति में मेडिकल जांच होगी जिस पर बच्चे को विश्वास हो, है, माता पिता के अलावा जिस पर बच्चे को विश्वास हो। ठीक है ना, वो मौजूद होना चाहिए वहां पर। बालक की चिकित्सा जांच के दौरान अगर बच्चे के माता पिता या भरोसेमंद व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो चिकित्सा जांच चिकित्सा संस्था के प्रमुख द्वारा निर्दिष्ट किसी महिला उपस्थिति में की जाएगी। माता पिता या भरोसेमंद व्यक्ति अगर उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो हेड डॉक्टर है, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है, वो मौजूद होगा वहां पर। ध्यान रखना इस चीज का। विशेष न्यायालय में अभिविहित किया जाना, धारा 28। पॉस्को अदालत के अंदर अगर अभिविहित किया गया, पॉस्को अदालत के अंदर अगर केस चल रहा है तो अपराधों का विचरण जल्द से जल्द हो सके, फास्ट ट्रैक करना मामले को। फास्ट ट्रैक मतलब फास्ट ट्रैक कोर्टों की स्थापना की गई इसके लिए ना, कि फटाफट इस तरह के मामलों को जो है जिन पर कार्रवाई हो सके। राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राजपत्र की अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले के लिए एक सेशन न्यायालय को, जो कि एक विशेष न्यायालय होगी, निर्दिष्ट कर सकता है। इसी तरह के मामलों के लिए स्पेशल न्यायालय बना सकता है। परंतु यदि कोई व्यक्ति सेशन न्यायालय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 है उस समय लागू किसी अन्य कानून के अधीन पॉस्को अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने का प्रयत्न कर रहा है, तब इस तरह के उद्देश्यों के विचारण के लिए नामित न्यायालय विशेष न्यायालय समझा जाएगा। पॉस्को का केस आते ही वो सत्र न्यायालय ऑटोमेटिक स्पेशल कोर्ट हो जाएगी, है ना। और वो पॉस्को केस आते ही उसको फास्ट ट्रैक कर देंगे ऑटोमेटिकली। जैसे ही पॉस्को केस आया, देखा पॉस्को के केस है, हाथों हाथ फास्ट ट्रैक कर दो भाई मामले को, तुरंत प्रभाव से फास्ट ट्रैक करना है, पढ़ते ही फास्ट ट्रैक करना है हाथों हाथ। ठीक है, इस अधिनियम के तहत गठित विशेषज्ञ विशेष अदालत को उन मामलों पर विचारण करने का अधिकार होगा जिसमें किसी भी तरह की कृत्य व्यवहार रीति से बालक ऑनलाइन दुरुपयोग किया जाता है। ठीक है, उपधारण धारा 29 में कुछ अपराधों के बारे में अनुमान। यदि किसी व्यक्ति को खिलाफ कोई मामला किसी बच्चे के खिलाफ यौन अपराध को करने के अथवा करने के लिए उकसाने का प्रयास किया है तो विशेष अदालत यह अनुमान लगाएगी कि व्यक्ति ने अपराध किया है जब तक कि उसके विरुद्ध अपराध साबित ना हो जाता है।
यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मामला किसी बच्चे के खिलाफ यौन अपराध को करने अथवा करने के लिए उकसाने के प्रयास का किया गया है, उकसाया गया है किसी आदमी को बच्चों के खिलाफ यौन अपराध करे, तो उस व्यक्ति को भी अदालत जो है वो क्या मानेगी, अपराधी मानेगी, ठीक है ना। और उसको अंदर रखेगी जब तक अपराध या तो सिद्ध हो जाए या फिर वो उससे मुक्त हो जाए। आपराधिक मनस्थिति का अनुमान धारा 30, विशेष अदालत ये अनुमान लगाएगी कि अपराध का ज्ञान अथवा उसका इरादा और उसका मकसद क्या था। ये हमेशा इंटेंशन देखते हैं, इंटेंसिटी और इंटेंशन देखते हैं कि सच में अपराध करना चाहता था या ये अपराध हो गया गुस्से में आकर के। ये भी हो जाता है कि बार एक 17 साल का बच्चा सामने पड़ा, कहीं मार पिटाई हो रही थी और उसको इतना बुरा मारा कि उसके गुप्तांगों पे ऐसा की लग गई, तो वो ऑटोमेटिक वो मामला जो है वो सेक्सुअल उसमें चला गया, धाराएं उस पर वो लग गई। तो फिर एक बार देखना पड़ेगा कि सच में किया गया अपराध था, क्योंकि ये जरूरी है ना। कानून में सजा केवल इसलिए नहीं दी जाती कि अपराध हो गया, कानून का मतलब ये है कि वो बहुत गहराई तक उतरे और देखे असल में मामला क्या था इस चीज का, उसका इरादा और उसका मकसद क्या करना था। जब तक कि उसके विरुद्ध साबित नहीं हो जाता उसकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं थी। अगर सच में उसकी मानसिक स्थिति उसका यौन शोषण करना था तो अपराध की इंटेंसिटी पता चलेगी, लेकिन उसका शोषण, उसका जो इंटेंसिटी थी वो ऐसी थी नहीं, इंटेंशन ऐसी थी नहीं कि उसको उसका यौन शोषण करना है, तो फिर अपराध अलग स्थिति में चला जाएगा, है ना। विशेष लोक अभियोजक धारा 32, राज्य सरकार मामलों में साजन करने के लिए प्रत्येक न्यायालय में एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति करेगी संचालन करने के लिए इस तरह के मामलों का। जब कोई व्यक्ति विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तभी पात्र होगा जब वो किसी अधिवक्ता के रूप में 7 वर्ष तक काम करेगा। कम से कम कोई भी लोक अभियोजक अगर नियुक्त हो रहा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर नियुक्त हो रहा है, तो लगभग वो 7 साल तक एडवोकेसी किया होना चाहिए, अधिवक्ता के रूप में उसने काम किया होना चाहिए, ठीक है। आज मेरे क्या दांत में बहुत दर्द हुआ, दांत में पता नहीं क्या ये कुछ अंदर फंस गया शायद। चलो 33, धारा 33, कोई विशेष न्यायालय ऐसे अपराध होने की शिकायत प्राप्त होने पर ऐसे अपराध की पुलिस रिपोर्ट पर किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकेगा। आरोपी की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर या वकील बालक की मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनर्परीक्षा करते समय बालक से पूछे जाने वाले प्रश्न विशेष न्यायालय को संसूचित करेगा, जो पुनः उन प्रश्नों के बालक के समक्ष रखेगा। विद्यालय को बता देगा कि भाई ये, कोर्ट को बता देगा कि ये मैं क्वेश्चन बालक से पूछने वाला हूँ, ठीक है ना, और उनके जवाब जो है वो बालक दे देगा। फिर विशेष न्यायालय यदि आवश्यक हो समझे तो विचारण के दौरान बार बार बच्चे को विराम की अनुमति दे सकता है ना। रेस्ट कर ले, आधा घंटे में सुनवाई कर चुके हैं तो रेस्ट कर, आराम से इजी फील करे तो वापस हम सुनवाई चालू करेंगे इस पे, है ना, ठीक है। विशेष न्यायालय बालक के परिवार के किसी सदस्य, संरक्षक, मित्र, रिश्तेदार की जिसमें बालक अपना भरोसा रखता है न्यायालय की उपस्थिति होने की अनुमति देकर बालक के लिए मित्रतापूर्ण वातावरण पैदा करेगा। परिवार को बुला लो, जिनके साथ इसको रहने में अच्छा लगता है उन लोगों को बुला लो, ठीक है। बताएं भाई। चलो भाई बताओ, है ना। विशेष न्यायालय ये सुनिश्चित करेगा कि बालक अदालत गवाही देने के लिए बार बार नहीं बुलाया जाए, है ना, परेशान नहीं करना, बार बार नहीं बुलाना, बहुत फ्रेंडली माहौल रखना है उसके लिए। वो वैसे ही बहुत पीड़ित है बेचारा, उसकी आत्मा वैसे, उसका शरीर तो लहूलुहान नहीं, उसकी आत्मा भी बहुत लहूलुहान है। विशेष न्यायालय विचारण के दौरान बच्चे से आक्रामक या चरित्र हनन संबंधी प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा नहीं कि उसी पे तुम उसी गलती निकालो, तू ऐसा है या तू ऐसी है, नहीं, उनको किसी भी तरीके से हैरेस नहीं किया जाएगा, है ना। ओके, विशेष न्यायालय सुनिश्चित करेगा कि जांच या परीक्षण के दौरान किसी भी समय बच्चे की पहचान प्रकट नहीं की जाएगी, बिल्कुल नहीं, ये तो बात कर चुके हैं। पहचान का खुलासा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर पहचान का खुलासा करने की अनुमति अदालत द्वारा दी जा सकती है यदि बच्चे के हित में है, तो किसी अपराधी को पकड़ना है, अनजान अपराधी था, जो भी कोर्ट को ठीक लगता है, तो
कोर्ट की आज्ञा से ही पहचान रिलीज की जा सकती है, वरना पहचान रिलीज नहीं आएगी। मान लो कि बच्ची थी, 20 दिन से घर नहीं लौटी है, और ये कन्फर्म है कोई आदमी उठा के ले गया था, और उसका सेक्सुअल असॉल्ट हुआ होगा उसके साथ में, और वो मिल नहीं रही है, तो फिर पहचान उजागर करके उसको ढूंढने की कोशिश की जाएगी कि इस तरह की कद काठी है, इस तरह की शक्ल सूरत की बच्ची को कहीं देखा गया था। ठीक है, इस पर बच्चे की पहचान, बच्चे के कुटुंब, विद्यालय, नातेदार, पड़ोसिया या कोई सूचना जिसके द्वारा बच्चे की पहचान पता चल सकता है शामिल होंगे, है ना। समुचित मामले में विशेष, है ना, सब शामिल कर लिए जाएंगे। जो भी बच्चे की पहचान को जानते हैं उन सब पर ये नियम लागू होंगे। कोई रिश्तेदार भी ऐसा नहीं बच्चे की पहचान उजागर कर दे, ठीक है ना। और अगर कोर्ट ने आदेश दिया है पहचान उजागर करने का, तो सब कोशिश कर सकते हैं उसको ढूंढने की। हाँ? समुचित मामलों में विशेष न्यायालय बच्चों के साथ होने वाली किसी भी शारीरिक और मानसिक आघात के लिए सजा के अलावा उचित मुआवजे का प्रत्यक्ष भुगतान का निर्देश दे सकेगा, जिससे बच्चों को पुनर्वास की व्यवस्था हो सके। सजा के साथ साथ अगर लगता है कि मुआवजा भी देना चाहिए बच्चे को, तो मुआवजे घोषित कर सकता है। उसकी इंटेंसिटी, मुआवजा कितना होगा, ये जज तय करेगा और अपराध तय करेगा। जो अपराध किया गया है वो अपराध कितनी तीव्रता का अपराध है, कितना जघन्य अपराध है, और बच्चे को पुनर्वास के लिए कितने पैसे की जरूरत है, ये तत्कालिक कोर्ट तय करेगा। विशेष न्यायालय के पास किसी अपराध के विचारण के लिए सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। अगर विशेष पॉस्को का अदालत स्पेशल अदालत है, तो उसके पास सत्र न्यायालय जो कि अपराधों के बारे में सुनवाई करता है, क्रिमिनल प्रोसीजर्स को देखता है, वो ऑटोमेटिक उसके बारे में जल्दी से जल्दी मामले की सुनवाई करेगा, और सभी शक्तियां उसके पास सत्र न्यायाधीश की, न्यायालय की होंगी, सेशन कोर्ट की। साक्ष्य अभिलेख धारा 35 में बच्चों के साक्ष्य को दर्ज करना और मामले को निपटारा करने के लिए अवधि, तो लगभग बच्चे साक्ष्य मतलब जो भी एविडेंस इकट्ठे करने 30 दिन के अंदर अंदर एविडेंस भीतर दर्ज किए जाएंगे। मेडिकल रिपोर्ट, एफएसएल रिपोर्ट, बयान, वीडियो रिकॉर्डिंग, सामानों की जब्ती, ठीक है ना, वो सब 30 दिनों के अंदर अंदर करना है। विशेष न्यायालय अथवा संभव अपराध संज्ञान किए जाने की तारीख से 1 साल के भीतर विचारण पूरा कर लेना चाहिए। सजा की प्रोसीजर 1 साल में पूरी हो जाएगी, 30 दिन में पूरा मामला दर्ज होकर कोर्ट के पहुंच जाएगा, और 1 साल के भीतर भीतर सजा दे दी जाएगी। ठीक है। बालक अभियुक्त को ना दिखाना, धारा 36, विशेष न्यायालय सुनिश्चित कराएगी बच्चे को किसी प्रकार के सबूत को दर्ज करते समय उसे अभियुक्त के सामने प्रदर्शित नहीं किया गया। ये उसी समय ये सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त उस बालक का कथन सुनने और अपने वकील के साथ बात करने की स्थिति में है ना। याद रखना, बच्चे को उसके सामने नहीं डालना, मानसिक स्थिति बहुत कमजोर है बच्चे की भी। विशेष न्यायालय बच्चे की बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या पर्दे या ऐसी किसी अन्य युक्ति का उपयोग करके दर्ज कर सकेगा। ठीक है ना। विचारण का बंद कमरे में संचालन, है ना, जो भी प्रोसीडिंग होगी उसका बंद कमरे में संचालन कर सकते हैं। भाई पब्लिक के संचालन नहीं करेंगे, बंद कमरे में संचालन करेंगे, जिससे कि बच्चे की पहचान उजागर ना हो सके, तो बंद कमरे में प्रोसीडिंग की जा सकती है ना। विशेष अदालत मामले में विचारण बंद कमरे में और बालक के माता पिता किसी किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में कराए जिससे बालक का विश्वास या भरोसा हो। कोर्ट के अंदर जिसने अपराध किया उसका वकील, बच्चा, बच्चे के माता पिता और जज साहब बैठ करके सुनवाई कर लेंगे। ठीक है ना, ये होगा। अधिनियम के क्रियान्वयन की निगरानी, मॉनिटर, अधिनियम का ढंग से अनुपालन ना हो इस हेतु निगरानी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य बाल संरक्षण आयोग के माध्यम से होगा। भाई जो भी बच्चे के खिलाफ अपराध हुआ है उसकी कानूनी प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है, कहीं पुलिस किसी के इन्फ्लुएंस में तो नहीं आ गई है, कहीं झूठे बयान तो दर्ज नहीं हो रहे हैं, तो ये सब बाल संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग और राज्य बाल संरक्षण आयोग उसको देखेंगे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर को बाल अधिकारियों की सुरक्षा के लिए मार्च 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के प्रावधान तहत संवैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया है ना, जिससे वो बच्चों की सुरक्षा कर सके। साथ में कई सारे नियम है ना, किशोर न्याय, बच्चों की देखभाल संरक्षण 2015, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2009, क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए नामित प्राधिकरण बनाया गया है। सो एनसीपीसीआर जो है वो राज्य बाल संरक्षण आयोग जो है वो कौन कौन से अधिनियमों का को देखता है, किशोर न्याय, लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा आरटी, इन सब की देखभाल का काम ये करता है। ये एक सांविधिक कानूनी निकाय है। बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही है, बच्चों का यौन शोषण हो रहा है, बच्चों के अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके बारे में क्या कानूनी कार्रवाई हो रही है, उन सबका ध्यान रखने का काम ये करते हैं। ठीक है। पॉस्को सेल लैंगिक अपराधों के बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 44 द्वारा अधिनियमित और क्रियान्वयन निगरानी करेगा। धारा 44 के थ्रू पॉस्को के अंतर्गत जो भी मैटर चल रहे हैं उनकी निगरानी एनसीपीसीआर करेगा भाई। ठीक है, यस एंड नो बताएं। बताएं भाई। हाँ। विधि व्यवसाय की सहायता लेने के लिए बालक का अधिकार, भाई किसी वकील की सहायता बालक कैसे ले सकता है अगर वो पॉस्को के अंतर्गत गया है तो।
है ना, अगर उस पर उसका शोषण हुआ है तो वो किसी वकील से कैसे सहायता प्राप्त करे, इसके बारे में जो है वो वार्तालाप की जा रही है यहाँ पे। विशेष लेने तो बालक का अधिकार धारा 19 में राज्य सरकार बच्चे की सहायता करने हेतु गैर सरकारी संगठनों, पेशेवरों, विशेषज्ञों, ऐसे व्यक्तियों जिनके पास मनोवैज्ञानिक, सामाजिक कार्य, मानसिक स्वास्थ्य और बाल विकास का ज्ञान है, उन्हें मार्गदर्शित तैयार करेगी, उनको लगा देगी भाई इस बच्चे का मार्गदर्शन करो, इस बच्चे को जो भी परामर्श चाहिए वो दो, ठीक है ना, क्योंकि बच्चा बहुत पीड़ित हुआ है मानसिक रूप से। सॉरी भाई। विधि व्यवसाय की सहायता लेने के लिए बालक अधिकार, भाई ये तो विशेषज्ञ दे दिए भाई, कहीं ना कहीं उसकी मनो दशा भी बहुत पीड़ित होगी, तो मनोविज्ञानी उसको चाहिए, साइकेट्रिस्ट चाहिए, परामर्शदाता चाहिए, तो धारा 39 के अंतर्गत उसका अधिकार है कि उस तरह की सहायता प्राप्त कर सके। और धारा 40 के अंतर्गत अपने मनपसंद का वकील चुनने की उसको आज़ादी होगी, विधिक काउंसलर चुनने की उसको जो होगी अगर वो चाहता है तो, वरना सरकार उसे वकील उपलब्ध करवाएगी, ठीक है ना। अधिनियम के बारे में लोक जागरूकता, धारा 43, पॉस्को के बारे में लोक जागरूकता फैलाने के लिए धारा 43, लोगों को जो है वो बताया जाएगा असुरक्षित स्पर्श, सुरक्षित स्पर्श, टेलीविजन, रेडियो, प्रिंट मीडिया को सम्मिलित करके लोगों को जागरूक किया जाएगा कि आपके बच्चे के साथ ये हो सकता है तो कैसे बचा जाए। तो लोक जागरूकता जो है वो धारा 43 के अंतर्गत आएगी, पॉस्को के अंतर्गत, ठीक है। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अधिनियमों, अन्य संबंधित व्यक्तियों के ये उपबंध दे रखा है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है यहाँ पे। बाल संरक्षण नीतियां, ठीक है ना, देखो पॉस्को के अधिनियम में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कन्विट होते हैं। बाल मजदूर निषेध अधिनियम में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का अगर आपने मजदूरी करवाई है तो आपको सजा हो सकती है, ठीक है ना। किशोर न्याय के अंदर 14 वर्ष से कम बच्चों के खिलाफ अगर आपने अन्याय किया है तो आपको सजा हो सकती है। कंपनी अधिनियम में अगर 15 वर्ष से कम बच्चे से काम करवाया तो आपको सजा हो सकती है। ये चारों की मैंने उम्र भी यहाँ लिख दी है, जिससे आपकी सहायता हो सके, जिससे आपकी दिक्कत दूर हो सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल संरक्षण नीति की बात कर लें तो नए नियमों के तहत राज्य सरकार को बाल उत्पीड़न के खिलाफ शून्य सहिष्णुता के सिद्धांत पर आधारित एक बाल संरक्षण नीति के शून्य सहिष्णुता, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के आधार पर बाल नीति तैयार की, जिससे बालकों को संरक्षित किया जा सके, उन्हें बचाया जा सके। और अगर उनके खिलाफ कोई अपराध हुआ है लैंगिक हमले को लेकर के, कोई उनका सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, एग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, सेक्सुअल हेरेसमेंट हुआ है, तो शून्य सहिष्णुता के आधार पर जो अपराधी उसको सजा दी जा सके। तो शून्य सहिष्णुता शब्द याद रखना। तो पॉस्को के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का अगर शोषण हुआ है तो सजा मिलेगी। बाल मजदूरी अगर 14 वर्ष से कम बच्चे को कराई गई तो उसमें उम्र के क्राइटेरिया दे रखे हैं, है ना। इससे कम उम्र के बच्चों के साथ अगर कुछ हुआ तो फिर सजा दे दी जाएगी। अलग अलग नियमों में अलग अलग व्यवस्था है। लैंगिक शोषण हुआ तो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे का तो सजा मिलेगी पॉस्को के अंतर्गत। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराई गई तो बाल मजदूर अधिनियम के तहत सजा हो जाएगी। किशोर न्याय के अंतर्गत अगर बच्चे को परेशान किया गया है तो 14 वर्ष से कम उम्र के तो सजा हो जाएगी। कंपनी अधिनियम में अगर 15 वर्ष से कम बच्चे को अगर काम करवाया है तो फिर सजा हो जाएगी। ये चारों मैंने यहाँ लिख दिए हैं भाई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या है, बहुत से देशों में 16 साल या उससे कम आयु वर्ग को चाइल्ड बालक की श्रेणी में रखा गया है। अपने यहाँ पे 18 साल से कम उम्र के बच्चों को चाइल्ड श्रेणी में रखा गया है ना। वहां पर 16 साल या उससे कम आयु के वर्ग को चाइल्ड श्रेणी में रखा गया है। अमेरिका और बहुत से देश, यूरोप, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस भी इस श्रेणी में आते हैं। 16 साल से कम उम्र के बच्चे को बालक माना गया है। यहाँ पर अपन 18 साल से कम उम्र के बच्चे को बालक मानते हैं, ठीक है। तो खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, हंसते खेलते रहें। इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा। इसका पीडीएफ कैसे प्राप्त करें, तो इसी वीडियो के नीचे मोर दिख रहा होगा, ऊपर करो, यशवर्धन सर लिखा हुआ होगा, उस लिंक पर क्लिक करो। जैसे उस लिंक पर क्लिक करोगे आपका ऐप डाउनलोड हो जाएगा। जैसे आपका ऐप डाउनलोड होगा आपसे वो सिलेक्ट योर कैटेगरी पूछेगा। जैसे वो आपसे सिलेक्ट योर कैटेगरी पूछेगा, सिलेक्ट योर कैटेगरी पूछने के साथ ही आपको क्या करना है, सिलेक्ट योर कैटेगरी पूछने के साथ ही आपको स्टेट एग्जाम सेलेक्ट करना है, राजस्थान सेलेक्ट करना है, और नीचे माई कम्युनिटी आ रहा होगा, राजस्थान सेलेक्ट करना है, याद रख करके माई कम्युनिटी पे जाना, यशवर्धन सर, ज्योग्राफी बाय यशवर्धन सर को सर्च करना। वहां पर मैं इसका पीडीएफ पिछला भी डाल दिया, कल वाला और आज वाला भी डाल दूंगा, साथ में मेरी कम्युनिटी पे भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। साथ में ही इसी लिंक पर नीचे आप क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट योर कैटेगरी में स्टेट एग्जाम, राजस्थान, EMRS, तो 292 रुपए का आपका रिवीजन बैच हो गया है। केवल कितने का हो गया, 292 रुपए का, ठीक है ना। आपका रिवीजन बैच हो गया है। तो Y714 कोड लगा करके आप रिवीजन बैच लें। Y714S कोड लगा करके आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और ई बुक ले सकते हैं रिवीजन करने के लिए, ठीक है। तो खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें, हंसते खेलते रहें और जुड़े रहें राजस्थान 24/7 के साथ में। कल मैं आपको स्टूडेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम पढ़ाऊंगा, छात्र प्रबंधन पढ़ाऊंगा मैं आपको सॉफ्टवेयर के माध्यम से,
धन्यवाद। बस मैं कोशिश कर रहा हूँ और आप इस कोशिश के सहभागी बन रहे हो, इसके लिए बहुत धन्यवाद। हम होंगे कामयाब एक दिन। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।